प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय सिया राम जी की। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करेंगे। 11 अप्रैल 1991 का जन्म है। सुबह 7:20 का, गुड़गांव हरियाणा का। प्रिय दर्शकों, आइए कुंडली विश्लेषण पर ध्यान देते हैं और जानते हैं कि कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम विश्लेषण किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यह मेष लगन की कुंडली है। कौन सा ग्रह मेष लगन में कारक अकारक होता है, शुभ फल को देने वाला अशुभ फल को देने वाला होता है, धन के दृष्टिकोण से कौन शुभ देगा और रोग ज्योतिष के अनुसार कौन अशुभ फल देगा, इसका विश्लेषण और विवेचना आप हमारे वीडियोज पर देख सकते हैं, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की कुंडली पर। आज हम यहाँ डायरेक्ट विश्लेषण करेंगे ग्रहों के रिलेशन से। तो आइए इसी पर अब ध्यान से चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, मेष लगन की कुंडली आपके सामने बनी हुई है। एक एक चीज पर आइए हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक जातिका की कुंडली है, महिला की कुंडली है। तो सर्वप्रथम हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि वैवाहिक जीवन का सुख कैसा रहेगा। तो तीन चीजें होती हैं, एक भाव, दूसरा भावेश और तीसरा कारक। लेकिन अगर आप भाव, भावेश और कारक पर कभी भी ध्यान देंगे तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाव, भावेश, कारक तीनों ही प्रभावित हो जाए। कभी भाव पीड़ित होगा तो भावेश नहीं होगा, कभी कारक पीड़ित होगा तो भाव नहीं पीड़ित होगा। तीनों में से एक, दो या बहुत रेयरेस्ट केस में तीनों पीड़ित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से योग कहे गए हैं। अगर आप उन योगों को याद कर लेते हैं, समझ कर लेते हैं और इसके बाद भाव, भावेश, कारक में से तीनों में से किसी भी एक या दो नियम को अप्लाई कर ले जाते हैं नेगेटिव सेंस में, तो उसका रिजल्ट आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आएगा। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य शुक्र, बुध शुक्र या मंगल शुक्र का युति अगर लगन भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव या द्वादश भाव में हो तो स्त्री हो तो पति का, पति हो तो स्त्री का सुख नहीं मिलता। आप यहां पर देखेंगे कि शुक्र के साथ में बुध, सूर्य और मंगल, यह तीनों ग्रह का जो बुध, शुक्र, मंगल, शुक्र और सूर्य शुक्र का अलग अलग योग बताया गया है, इन तीनों का ही योग आ गया है, बुध शुक्र, सूर्य शुक्र और मंगल शुक्र। यानी कि शुक्र बुध के भी साथ है, सूर्य के भी साथ है और मंगल के भी साथ है। तो यह नियम विशेष रूप से अप्लाई हो जाता है कि इस महिला जातक को पति से सुख मिलने वाला नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है। अब देखिएगा, फिर आप देखेंगे कि सप्तमेश उठ के द्वादश में चला गया। हालांकि उच्च है, लेकिन खष्टेश बुद्धि के साथ है। ज्योतिष शास्त्र का यह भी नियम है कि खष्टेश और सप्तमेश या सप्तमेश और अष्टमेश का अगर संबंध बन जाए तब भी वैवाहिक जीवन विशेष रूप से प्रभावित होता है। कहीं कहीं पर तो विधवा योग कहा गया है। लेकिन अनुभव में यही आता है कि पति है तो पत्नी से और पत्नी है तो पति से सुख कमजोर हो जाता है, लेने नहीं देता है, अलग कर देता है, दूर रहना पड़ सकता है, तलाक की भी नौबत आ सकती है। क्योंकि हर जगह तो व्यक्ति विधवा नहीं हो सकता ना, क्योंकि सामने वाले की कुंडली दीर्घायु हो सकती है, पति या पत्नी की, पति है तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की। तो कुल मिलाकर इतना समझ में आता है कि वैवाहिक जीवन से सुख नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कारक गुरु की। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि पति का कारक एक स्त्री की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है और ये रोग भाव में, छठे भाव में है, ऊपर से वक्री है। तो जब पति का कारक गुरु छठे चला गया तो ये भी पीड़ित हो गया और भाव का स्वामी भी, शुक्र भी पीड़ित हो गया, सूर्य और मंगल की वजह से भी पाप प्रभाव में और खष्टेश बुध के भी पाप प्रभाव में। फिर आप देखेंगे कि सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे कि राहु की अष्टम पे दृष्टि है, छठे घर में शनि है और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है। अगर छठा, सातवां और आठवां भाव राहु, मंगल और शनि से पीड़ित हो दृष्टि या युति के माध्यम से, तब भी शास्त्रकार कहता है कि ऐसे जातक या जातिका को वैवाहिक जीवन से कोई सुख नहीं होता और इन्हीं स्थितियों में बार बार देखा गया है कि दूसरा, तीसरा विवाह का योग होना। तो दूसरे विवाह का योग इस कुंडली में या किसी भी कुंडली में तभी बनेगा जब पहले पति से तलाक होगा, नियम के अनुसार, क्योंकि हम देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही कुंडली की विवेचना करते हैं और कानून इसकी इजाजत नहीं देता है कि जब तक पहली पत्नी या पति से तलाक ना हो तब तक आपकी शादी दूसरी स्त्री या पुरुष से नहीं हो सकती है। लेकिन इस योग का प्रभाव तो ज्योतिषीय नियम से इतना तो आएगा कि आप महिला जातक हैं तो आपको पति से सुख नहीं मिलेगा, पति से अलग रहना पड़ेगा
और भी एक विशेष कारण बताएं, अगर कभी भी लगन, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश और कारक, इन 5 तत्वों में से किसी पर भी ज्यादा से ज्यादा लगन, लग्नेश पर, सप्तम, सप्तमेश पर या कारक पर ये खुद ये वक्री हो जाएं, तब भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते। तो इस कुंडली में बहुत से ऐसे कारण बताए जा सकते हैं कि इस महिला जातक को पति से कोई सुख नहीं है। अब सामान्य विवेचना में कोई कह देगा कि शुक्र पर तो गुरु की दृष्टि है, ये बचा लेगा। ध्यान रखिएगा, गुरु वक्री है और पति का कारक वक्री होकर छठे घर में है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो खष्टेश बुध से ना सिर्फ पीड़ित है बल्कि शनि के भी पाप प्रभाव में, और शनि भी वक्री है। तो पति का कारक गुरु खुद वक्री, शनि के पाप प्रभाव में है वक्री होकर, और सप्तमेश शुक्र खुद दो वक्री ग्रहों के प्रभाव में है। इस आधार पर भी यह निश्चित है कि इन महिला जातक को पति से कोई सुख नहीं है। अब जब पति से सुख नहीं होता तो पहले क्या होता था, पत्नी मायके है और पति कहीं और है, पति परदेश में कमाने चला गया, तब भी एक वियोग और विरह की स्थिति होती थी। आज के समय में व्यक्ति के अंदर सहिष्णुता कम हो चुकी है, पेशेंस कम हो चुका है, सहनशीलता कम हो चुकी है, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जल्दी कोर्ट तक मामला नहीं जाने देते, समझौतावादी दृष्टिकोण से जीवन को निर्वाह करने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन फिर भी अलग होने का तो पूर्ण योग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर इस कुंडली में पति से सुख नहीं है। हमने इतने नियम आपको समझा दिए। फिर हम बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। अगर पंचम भाव का स्वामी 12वें घर में चला जाए, ज्योतिष का नियम है, और शुभ ग्रह से पीड़ित हो, तो ऐसे जातक को, ऐसे जातिका को संतान की हानि पक्का उठानी पड़ती है। शास्त्रकार तो यहाँ कहता है कि जातक की संतान उत्पन्न होकर कुछ समय के बाद एक्सपायर कर जाती है, कालकौलित हो जाती है, अर्थात उसका एक्सपायर कर जाता है, मतलब देहावसान हो जाता है, शरीर छोड़ देता है। लेकिन अनुभव में तो यही आता है कि संतान की क्षति, क्योंकि पंचमी से सूर्य 12वें घर में मंगल के साथ में है, और शनि जो कि पाप ग्रह और एकादशेश और रोग का विकारक है, तो यहाँ पर भी संतान उत्पन्न हो तो बीमार हो जाना, मंगल और शनि के पाप प्रभाव में सूर्य के होने से गर्भपात आदि के माध्यम से भी संतान की क्षति होना यह निश्चित करती है। तो कुल मिलाकर, लेकिन सूर्य एक पुत्र कारक ग्रह है और नवमेश और भाग्य के कारक और संतान के कारक, भले ही गुरु जी बकरी हैं, उन बकरी गुरु से दृष्ट है, तो यह निश्चित है कि इन महिला जातक को एक ही पुत्र संतान सही, लेकिन पुत्र संतान जरूर रहेगी। अब हमने एक ही क्यों कहा, इसका भी विश्लेषण हम कर देते हैं। हालांकि अष्टक वर्गा वगैरह जाकर देखना पड़ता है, लेकिन ज्योतिष का यहाँ पर योग के हिसाब से मैं व्याख्या करता हूँ, उसी आधार पर करूँगा। अष्टम भाव जो होता है वह चतुर्थ भाव से पंचम होता है, और पंचम भाव संतान पक्ष का होता है। तो माता भाव चतुर्थ से पंचम भाव पे राहु की निज दृष्टि और शनि की भी दृष्टि है। और जब भी अष्टम भाव में, अर्थात चतुर्थ भाव अर्थात माता भाव से पंचम भाव में जब भी राहु शनि या राहु मंगल का पाप प्रभाव दृष्टि या युति के माध्यम से पड़ता है, तो इसे कहते हैं सर्प सापात सुत क्षया योग, अर्थात इनकी माता जी को भी संतान की हानि हुई है। और जब भी राहु का प्रभाव आता है अष्टम पे मंगल या शनि के साथ में, तो विशेषकर पुत्र प्राप्ति में ही बाधा होती है। कभी 4 साल बाद, कभी 7 साल बाद, कभी 8, कभी 12, कभी 15, एक लंबे अरसे के बाद। इसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं पत्थर पर धूप जमना, अर्थात पुत्र बड़ी संकट से मिलना। तो हमने माता जी का जिक्र क्यों किया कि कभी कभी जेनेटिकल चला आता है। अब इनकी माता जी को भी संतान की क्षति है, और बात का प्रमाण ये होगा कि अगर इनका कोई भाई हुआ, क्योंकि एक पुत्र तो दे ही देते हैं, बहुत रेयरेस्ट केस में होते हैं कि पुत्रहीन कर दें, तो अगर इनका कोई भाई है तो इन महिला जातक के और भाई के बीच में एक लंबा गैप हो सकता है, 4 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल, कुछ भी, एक लंबा गैप। कहेंगे कि बड़ी पत्थर पे धूप जमने से संतान हुई, बड़ी मिन्नत के बाद, बड़ी मन्नत के बाद, बड़ी देवी देवता के स्थलों पर यात्रा करने के बाद, या बहुत मनौती रखने के बाद। ना भी व्यक्ति मनौती रखे तभी ईश्वरीय अनुकंपा से तो मिल ही जाती है, अगर किस्मत में है तो। बात को समझ लीजिए। तो इनकी माता जी का जो पाप प्रभाव अगर ये है तो खानदानी चला आता है, जैसे कहते हैं जेनेटिकल डीएनए में है, तो इन महिला की भी कुंडली में सप्तम पंचम भाव फंसा हुआ है। अतः स्पष्ट है कि पुत्र तो होगा, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
और संतान पक्ष की हानि होगी, संतान की मृत्यु हो सकती है गर्भपात आदि के माध्यम से। और मेरी बात का यही प्रमाण होगा कि पुत्र और इनकी पुत्री के बीच में एक लंबा गैप होगा या एक लंबे अरसे बाद पुत्र धन की प्राप्ति हुई होगी। वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सुख भाव की। चतुर्थ भाव में चंद्रमा कर्क राशि में है, चतुर्थ भाव और स्वामी भी यहाँ पर चंद्रमा है और कारक भी चंद्र होता है मन का, मानसिक शांति का। तो ये तीसरे भाव में जाकर जो अग्रेसिव लग्नेश मंगल की दृष्टि है, जो कि ऊर्जा का कारक है, अग्रेसिवनेस का कारक है, उत्तेजना का कारक है, और शनि से भी दशम दृष्टि पे है, यानी कि चंद्र पर शनि और मंगल की दृष्टि है। शनि जो कि अवसाद का कारक है, मानसिक विक्षिप्तता को देता है, मानसिक रूप से परेशान करता है, पीड़ित करता है, मन को अवसाद में डाल देता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मक विचारधारा। और मंगल जो कि गर्म दिमाग का बनाता है, और चतुर्थ भाव में राहु की मौजूदगी। तो पारिवारिक कलेश देना, माता को हेल्थ इशू करना, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है। चतुर्थ भाव कर्क राशि और चंद्रमा तीनों पीड़ित हैं, तो माता को भी विशेष रूप से हेल्थ इशू होना, शारीरिक कष्ट आना। और शनि और मंगल शनि लंबी चलने वाली बीमारी देता है, तो माता को दीर्घकालीन बीमारी होना, कभी कभी बेड रेस्ट होना, पारिवारिक कलेश होना, मानसिक शांति भंग होना, अर्थात मानसिक और पारिवारिक अशांति होना, यह चीज निर्मित करती है। और पति से सुख तो है नहीं, अष्टम भाव आपके ससुराल का है और अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का भी है। तो राहु और शनि का जो पाप प्रभाव अष्टम भाव पर है, और जैसे ही शनि वक्री है और वक्री शनि का, और राहु तो वक्री होता ही है, इसका अष्टम भाव और अष्टमेश मंगल पर भी पाप प्रभाव गया। हालांकि मंगल लग्नेश भी है लेकिन अष्टमेश भी है, तो अष्टम भाव और अष्टमेश पर पाप प्रभाव गया। तो यह पाप प्रभाव शनि और राहु का आपको, इन महिला जातक को ससुराल से अलग कर देगा। शनि राहु दो पाप ग्रहों का प्रभाव ससुराल भाव पर है, तो आप ससुराल से अलग हो गए। पुनः पैतृक संपत्ति की क्षति भी हो जाएगी, नुकसान होना, हानि होना, क्योंकि शनि छठे से छठे 11वें घर का स्वामी है और 11वां घर इनकम का है, और शनि को और मंगल को कर्ज का कारक कहा गया है। और अष्टम भाव पे राहु शनि का प्रभाव, यह पैतृक संपत्ति की क्षति करना, धन हानि करना और पैतृक संपत्ति में विवाद करना, ये भी दर्शाते हैं। कारण और भी कुछ हो सकता है कि मंगल जो कि पैतृक संपत्ति का कारक होता है, 12वें भाव में है और शनि से दृष्ट है और राहु की 9वीं दृष्टि में भी है। इस आधार पर भी, और चौथा भाव चतुर्थेश चंद्र और कारक मंगल भी पीड़ित है। हालांकि अन्य शुभ योग भी है, गुरु और शुक्र जैसे ग्रहों का, सूर्य जैसे ग्रहों का, उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। रिजल्ट के तौर पर ससुराल से संबंध खत्म होना, ससुराल में और पैतृक संपत्ति, ससुराल की संपत्ति या पैतृक संपत्ति दोनों अष्टम भाव होते हैं, वहां पर भी विवाद होना, दोनों के यहाँ धन हानि का भी योग दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे कि शनि जो कि लाभ भाव का स्वामी है, 11वां घर इनकम का होता, लाभ का स्वामी, छठे घर में, रोग के घर में, ऋण के घर में, शत्रु के घर में, और केतु की 9वीं दृष्टि से पीड़ित है। शनि को रोग ज्योतिष में रोग का कारक और कर्जे का भी कारक कहा गया है, क्योंकि छठे घर से रोग और कर्जा देखते हैं, और छठे अष्टम और द्वादश का कारक शनि जी है। तो यहाँ पर भी खुद के भी कर्ज में फंस जाना, आप धन कमाए, आपका धन कर्जे में चला गया और केतु से पीड़ित हो गया, समझिएगा। तो आप अपना धन, जो कि धन हानि का भी योग बना है, तो अगर आप अपना भी धन लोगों को देंगे तब भी फंस जाएगा, या जब आप बचपना में रहे होंगे तो पारिवारिक संपत्ति की क्षति होना, धन देना फंस जाना, और खुद भी कर्जे में आने का योग बनता है। पुनः आप देखेंगे दूसरा घर और 11वां घर लाभ और धन के होते हैं, तो 11वें का स्वामी छठे में और दूसरे का भी स्वामी 12वें में गया, और कर्ज के कारक शनि और राहु से हो गए पीड़ित। तब जब दूसरे का स्वामी, धन का स्वामी व्यय में गया, तब भी धन का व्यय करवाने लगा। तो कुल मिलाकर धन संपत्ति की क्षति होना, कर्जे का लेन देन होना, कर्ज अपना दिया हुआ कर्जा फंस जाना, धन फंस जाना, और फिर खुद भी कर्जे की स्थिति में आना। कुंडली में बहुत कुछ विवेचना की जा सकती है। अब बात की जा सकती है क्या इस जीवन में कोई सुख है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12वां घर में जब शुक्र उच्च का होता है, या 12वें घर का शुक्र योग कारक माना गया है भौतिक सुख सुविधा के लिए। क्यों? क्योंकि 12वां घर भोग विलास का है,
खर्चे का है और शुक्र को लग्जेरियस लाइफ, भोग विलास का कारक माना गया है। यहाँ पर शुक्र देव उच्च के हैं तो जातक की स्थितियाँ चाहे जितनी विपरीत हो जाएं, ईश्वर की कृपा से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जितनी भी भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें होती हैं, पहनने के लिए बढ़िया वस्त्र होना, रखने के लिए मोबाइल होना, इलेक्ट्रॉनिक सामान होना, वाहन की शौकीन जातक या जातिका है तो घर में वाहन का भी सुख देगा। तो हो सकता है इन्हीं सब चीज़ों पर खर्च हो। विशेषकर शौकीन पर, महिला जातक हैं तो कॉस्मेटिक पर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन पर, कपड़े लत्ते पर, बड़ी बड़ी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों का शौकीन होना, भौतिक सुख सुविधाओं का, लग्जेरियस चीज़ों का शौकीन होना। और उसी पर यह शुक्र व्यय का कारक होकर व्यय भाव में बैठा है तो वहीं पर वो खर्च करवाएगा। खर्च कब होगा? जब आपके पास रहेगा तो रहेगा। फिर आर्थिक दृष्टिकोण से आप ये भी कह सकते हैं कि शुक्र जो कि उच्च का है, धनेश को भाग्येश गुरु ने देखा और गुरु को काल पुरुष की कुंडली में भाग्य का कारक भी कहा गया है। तो धनेश और भाग्येश का संबंध अच्छा माना जाता है, लेकिन संबंध बना कहाँ पर? यह बन गया छठे घर के रोग ऋण शत्रु में और 12वें घर में खर्च में। तो अब आपको धन प्राप्ति कैसी होगी? कभी कभी आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। पता चले आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपकी इनकम चाहे जितनी हो, खर्चे ज़्यादा है तब भी आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो भाग्य बस धन आएगा लेकिन खर्च भी होता जाएगा। जीवन में कोई काम अटका हुआ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश मंगल को भी देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक देखते हैं। तो लग्नेश और द्वादश का भी, लग्नेश और नवमेश यानी कि भाग्येश का भी संबंध बना हुआ है। फिर वही चीज कि 12वां घर को अगर आप देखेंगे तो विदेशों का भी होता है, अपने समाज, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर का होता है। तो अगर आप भारत देश के हैं तो हो सकता है किसी दूसरे प्रदेश से आपका सोर्स ऑफ इनकम हो। पति का स्वामी शुक्र और पति का कारक गुरु का भी संबंध 12वें घर से है। हो सकता है आपके पति जो कहीं विदेश में कमाते हो सकता है आपके घर में विदेशों से संबंधित व्यापार होता हो। आपकी भी कुंडली में विदेश जाने का योग है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा आप विदेश जाएं। विदेश का मतलब होता है अपना समाज, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा को छोड़कर आगे जाना थोड़ा दूर। तो भारत के ही दूसरे कोने में, दूसरे प्रदेश में आपकी यात्रा हो सकती है, आपके पति रह सकते हैं या दूसरे प्रदेश से आपका बिजनेस व्यवसाय चल सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये कुंडली एक तरफ पैसा नहीं टिकने का योग है, दूसरी तरफ भाग्य बस धन आता रहेगा। क्यों? क्योंकि धन का कारक गुरु भाग्येश और भाग्य का कारक होकर धन भाव को देखता है। और मैंने कहा है कि जब कारक अपने भाव को देखता है तो उस चीज की वृद्धि करता है, और जब कारक अपने भाव में बैठता है और पीड़ित होता है तो उस चीज की हानि करता है। संतान से संबंधित हानि बताया, तो कारक गुरु भी ऐसे भी शनि के पाप प्रभाव में है, तब भी नुकसान करेगा। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा रोग ज्योतिष की। काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव को गुदा का भाव कहा गया है, गुप्तांग का भाव, प्राइवेट पार्ट का भाग कहा गया है। और वृश्चिक राशि भी काल पुरुष की कुंडली में आती है। जब भी रोग ज्योतिष की चर्चा होती है तो आप समझिए काल पुरुष की कुंडली की विवेचना की जाती है, उसी के अनुसार रोग ज्योतिष का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर संयोग से मेष लगन की कुंडली बनी है और मेष लगन की कुंडली ही काल पुरुष की कुंडली मानी जाती है। तो मेष लगन की कुंडली और काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव और वृश्चिक राशि दोनों शनि और राहु के पाप प्रभाव में है। जब ये शनि और राहु के पाप प्रभाव में आते हैं तो गुदा से संबंधित कोई बीमारी दे सकते हैं। सप्तम भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, आप ध्यान से देखेंगे, और तुला राशि भी पीड़ित है। तो गुदा और तुला राशि अष्टम भाव वृश्चिक राशि, सप्तम भाव और तुला राशि ये दोनों पीड़ित हैं। तो बीमारी कौन सी हो सकती है? स्त्री की कुंडली में चंद्रमा को मासिक धर्म का भी कारक कहा गया है। यहाँ पर मंगल की 4थी दृष्टि और रोग ज्योतिष के अनुसार शनि की 10वीं दृष्टि। क्यों? शनि रोग का भी कारक है और छठे से छठे के रहने का भी स्वामी है। तो यहाँ पर शनि रोग को देने वाला है और ऐसे भी कारक होता है। तो चंद्रमा पर राहु, शनि और मंगल का प्रभाव और वृश्चिक राशि पर भी प्रभाव